चलिए बच्चों, हमारा अगला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। ये सुनो, इस चैप्टर में मेनली हम लोग क्या बात करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लो। आपको यहाँ पर अलग से भी डेफिनेशन दिया हुआ है, ये वाला याद कर लोगे तभी एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको समझ आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। एनालिटिकल केमिस्ट्री क्या है, जैसे आप क्या नाम है, फिजिकल के अंदर ही आता है ये, फिजिकल केमिस्ट्री में। इसमें हम लोग करते क्या है, स्टडी ऑफ सेपरेशन, मतलब आप केमिकल्स को सेपरेट कैसे करोगे, क्या सीखते हैं उसके अंदर, सेपरेशन। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे किसी का प्रेजेंस और एब्सेंस। ठीक है, तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे केमिस्ट्री के लैब में, तो वहां पर आपको फाइंड आउट करना पड़ता है इसका प्रेजेंस और एब्सेंस, मतलब प्रेजेंट है या नहीं है। समझ आ रहा है, कलर के थ्रू, स्मेल के थ्रू, समझ आ रहा है। तो आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब यही एब्सेंस और प्रेजेंस पता करना। समझ आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है किसी कलर, स्मेल, ऑर्डर के थ्रू। ठीक है, एंड क्वांटिटेटिव या कोई केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब कितना है अमाउंट, वो अपन मेजर करेंगे। तो डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो मेन वर्ड आप याद रखें कि एनालिटिकल केमिस्ट्री किसको बोलते हैं। तो यहां पर देखो सेपरेशन, मेन ये वर्ड याद रहेगा तो आप इजीली इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ते हो, क्या क्या स्टडी करते हो, सेपरेट कैसे किया जाए, आइडेंटिफाई कैसे किया जाए। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब एब्सेंस और प्रेजेंस, आगे चल के एक्सप्लेनेशन में आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। और उसके बाद क्वांटिटेटिव, तो समझ आ रहा है कि उसको कितना अमाउंट है वो पता करेंगे, है ना। डिटर्मिनेशन, ठीक है, ऑफ कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस, मतलब कोई सब्सटेंस है तो उसमें वो कितना परसेंट, मतलब जैसे आपको याद है नीट वालों को पता रहेगा, जिसके अंदर, या आप लोग को भी फर्स्ट चैप्टर में H2O का एक एमसीक्यू था, बराबर है। इसके अंदर ऑक्सीजन कितना परसेंट था बाय मास, 88.9%, है ना। और हाइड्रोजन कितना परसेंट था बाय मास, 11.1% था। तो ये इसका कंपोजिशन हो गया, क्या हो गया ये, कंपोजिशन हो गया। तो कंपोजिशन भी फाइंड आउट करते हैं जो हम लोग कि कोई कंपाउंड में हाइड्रोजन बाय मास कितना है, ऑक्सीजन बाय मास कितना है, ये सब क्या चीज हो गई, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गई। समझ गए बात को। एम्पेरिकल फॉर्मूला परसेंटेज कंपोजिशन नीट वालों ने किया हुआ है, इसी चैप्टर में आएगा। समझ आ रहा है। अच्छा, और एक बात, इसके अंदर हम लोग कॉन्सेंट्रेशन की भी बात करेंगे इस चैप्टर में। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने शक्कर पानी बनाया, ठीक है, शरबत बनाया शक्कर का, ठीक है। अगर आपने पानी में थोड़ा सा शक्कर डाला है तो उसकी मिठास क्या होगी, कम होगी। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मतलब कम है। और अगर ज्यादा शक्कर डाला है तो ज्यादा होगी, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया। कॉन्सेंट्रेशन को ऐसे समझ सकते हो आप। तो कॉन्सेंट्रेशन बताने के अलग अलग तरीके होते हैं, ठीक है। हम लोग मास के हिसाब से भी बताते हैं, वॉल्यूम के हिसाब से भी बताते हैं, मोल फ्रैक्शन बताते हैं, मोलैरिटी बताते हैं, मोलैलिटी बताते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग वो सब बात करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग तरीके, ठीक है। ओके, ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करो बच्चों, क्योंकि डिफाइन एनालिटिकल केमिस्ट्री आपको आ सकता है। ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है दैट डील्स विद सेपरेशन, वर्ड याद रखो, ये मेन वर्ड याद रखना है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन, हाँ, डिफरेंट सब्सटेंस। समझ आ रहा है, एनालिटिकल केमिस्ट्री इजी है। ओके, तो डेफिनेशन यहां से कर लीजिए, इंट्रोडक्शन में भी वही चीज कह रहा है, देखो यहां पर, एनालिटिकल केमिस्ट्री फैसिलिटेट इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो क्या प्रोवाइड कर रहा है, इट प्रोवाइड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब किसी लिक्विड में, किसी सॉलिड में कौन सा केमिकल कितने अमाउंट में है, कंपोजिशन। समझ आ रहा है, वो सब चीजें आपको क्या नाम है, ये फैसिलिटेट करता है या प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये इसमें हम करते हैं क्या, इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं और मेथड इस्तेमाल करते हैं टू सेपरेट। समझ आ रहा है, मैंने क्या बोला, पहला अपन सेपरेशन बोल रहे हैं ना, तो आप सेपरेट ऐसी थोड़ी छन्नी से कर लोगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आते हैं, केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, पीपीटी बनेगा, फिर उसको आप सेपरेट करोगे,
ठीक है, तो सेपरेशन फिर आइडेंटिफाई करोगे, क्वांटिफाई करोगे, यानी क्वांटिटी फाइंड आउट करोगे ऑफ मैटर अंडर स्टडी। तो ये होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री। केमिकल और फिजिकल इंफॉर्मेशन अबाउट अ सैंपल, तो बेसिकली एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको केमिकल भी और फिजिकल, केमिकल समझ आता है ना, ठीक है, केमिकल इंफॉर्मेशन भी पता चलता है, कौन सा केमिकल प्रेजेंट है, कितना प्रेजेंट है, और क्या नाम है, फिजिकल भी पता चलेगा, फिजिकल उसका क्या नाम है, स्टेट पता चलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको पता है, एमपी, बीपी, समझ आ रहा है, कलर, ऑर्डर, ये सब क्या आ गया, फिजिकल प्रॉपर्टी में आ गया। तो ये सारी चीजें भी आपको इसके अंदर पता चलती। अच्छा, एनालिसिस जो आप करोगे ना, एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनालिसिस, वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, क्वांटिटेटिव भी हो सकता है। अगर क्वालिटेटिव बात करें तो क्या मतलब है, इज कंसर्न्ड विद डिटेक्शन ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलिमेंट। तो समझ आया मैंने क्या बोला, क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप क्या करोगे कि प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो ऐसा आप लैब में करते हो एक्सपेरिमेंट में, समझ आ रहा है। अच्छा, एंड मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड, मतलब चाहे एलिमेंट हो चाहे कोई मिक्सचर हो। क्वांटिटेटिव एनालिसिस डील्स विद डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट कितना प्रोपोर्शन है, कितना परसेंट, अगर परसेंटेज में बात करूं तो कितना परसेंट प्रेजेंट है, ठीक है, इन कंपाउंड। एंड मिक्सचर ऑफ कंपाउंड, मतलब कि किसी कंपाउंड में एलिमेंट का क्या परसेंटेज है, या मिक्सचर ऑफ कंपाउंड में एलिमेंट का क्या परसेंटेज। समझ आ रहा है, प्रोपोर्शन हम लोग बात करें, परसेंटेज में अगर बात करो तो, ठीक है। अच्छा, अब इस पे आपको सवाल, तो डेफिनेशन यहां से सीधा सीधा आपको नहीं डेफिनेशन याद करना है, इंट्रोडक्शन भी कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ये डेफिनेशन याद कर लेना है। इंट्रोडक्शन इसलिए पढ़ाया है ताकि आपको समझ आए कि क्वालिटेटिव का क्या मतलब है और क्वांटिटेटिव का क्या मतलब है, सेपरेशन आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है हमारे डे टू डे लाइफ में, इंपॉर्टेंस क्या है, समझ आ रहा है। अच्छा, तुम लोग ने देखा होगा कि कोई क्राइम होता है तो उसका फोरेंसिक जो है वो जांच होती है, समझ आ रहा है, तो उसमें कितना केमिकल प्रेजेंट है, समझ आ रहा है, मतलब उसको जहर देके मारा गया है, बराबर है, तो उसको चेक कैसे किया जाता है, हाँ, तो उसका एक छोटा सा सैंपल लिया जाता है और उसको चेक करते हैं, तो उसमें क्या लगाते होंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री, समझ आ रहा है। तो जब आपने ब्लड का एक सैंपल लिया, ब्लड में देखा भाई जहर कितना परसेंटेज प्रेजेंट है, मरा किस वजह से है, नहीं आ रही बात समझ में, तो फोरेंसिक में इसका यूज होता है, कहां पर, फोरेंसिक, आगे चल के आप पढ़ोगे, यहां पर लिया हुआ ए, course of analytical chemistry extends the knowledge of acquired by the student in studying general। अच्छा, हम लोग इसके अंदर सुनो, जनरल केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी करते हैं, ठीक है। केमिकल एनालिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ मॉनिटरिंग द कंपोजिशन ऑफ रॉ मटेरियल, इंटरमीडिएट एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब आप कोई इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्ट बना रहे हो आप, ठीक है, तो आप उससे पहले क्या लेकर आओगे, एक रॉ मटेरियल लाओगे, फिर उसके बाद क्या होगा, एक बीच वाला प्रोडक्ट बनेगा, फिर बाद में फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो रॉ मटेरियल में कितना कंपोजिशन है, फिर इंटरमीडिएट वाला जब रिएक्शन होगा, समझ आ रहा है, फिर उसमें कितना कंपोजिशन है, फिर फाइनल प्रोडक्ट होगा उसके अंदर। तो बेसिकली कंपोजिशन फाइंड आउट करने के लिए लगता है क्या नाम है, रॉ मटेरियल में, इंटरमीडिएट और फिनिश प्रोडक्ट में, एंड ऑल्सो कंपोजिशन ऑफ एयर इन स्ट्रीट्स एंड प्रीमाइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल प्लांट्स। मतलब मेरे पास कोई इंडस्ट्रियल प्लांट, मतलब ये वाला प्लांट नहीं, इंडस्ट्री के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं जहां पर प्रोडक्ट, समझ आ रहा है, इंडस्ट्रीज मालूम है ना क्या होती है, तो उनको इंडस्ट्रियल प्लांट्स बोला जाता है, ये वाले प्लांट नहीं हमारे, हाँ, ओके। तो उसके अंदर एयर में अगर क्या नाम है, एयर की बात करें, अब देखो बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं वहां पर, है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है, तो वहां का जो एयर है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, समझ आ रहा है, अमोनिया कितना परसेंट है, नाइट्रोजन कितना परसेंट है, ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो इसका भी कंपोजिशन अपन कैसे पता करेंगे, समझ आ रहा है। अच्छा, अब एग्रीकल्चर में इसका यूज देखो, इन एग्रीकल्चर, तो ये इंपॉर्टेंस बात कर रहे हैं ना आप, तो अभी एग्रीकल्चर में इसका इस्तेमाल देखें, इंडस्ट्री वाला हो गया, अब एग्रीकल्चर में, इन एग्रीकल्चर केमिकल एनालिसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ सॉइल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, समझ आ रहा है, मतलब मिट्टी में आपने फर्टिलाइजर डाला हुआ है, कितना परसेंट है, या सॉइल जो है वो किससे बना हुआ है, उसके अंदर क्या क्या मिनरल्स हैं,
कैसे पता चलेगा? एनालिटिकल केमिस्ट्री समझ आ रहा है? तो आपको एनालिटिकल केमिस्ट्री क्यों जरूरी है? एग्रीकल्चर में अगर बात करें तो सॉइल में क्या क्या मिनरल प्रेजेंट है, कौन कौन से केमिकल प्रेजेंट है, ठीक है, और फर्टिलाइजर्स भी पता चलेगा आपको कि खाद आपने कितना डाला हुआ है ऐसे, ठीक है। मेडिसिन में तो इसका यूज है ही, समझ आ रहा है? तो मेडिसिन के अंदर आपको पता है कि जो भी दवा आप खाते हैं वो कुछ ना कुछ केमिकल है, बराबर ना? पूरा देखोगे तो केमिकल फॉर्मूला पूरा लिखा रहता है वर्ड्स में उसके, ठीक है। अच्छा, तो उसमें भी क्या नाम है उसका, प्रोपोर्शन फिक्स रहना पड़ता है ना। ऐसा थोड़ी है कि कितना भी कोई डाल दिया बस लो भाई बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है, गुड़ गुड़ सही हो जाएगा पेट का। हाँ, तो कोई भी ऐसे नहीं होता, उनका प्रोपोर्शन क्या रहता है, फिक्स रहता है, समझ आ रहा है? तो उस हिसाब से दवाइयां बनती हैं। अगर कोई भी प्रोपोर्शन में बनाने लगे तो रोज कोई ना कोई टपकता रहेगा यहाँ पर, समझ आ रहा है? ओके, तो मेडिसिन में हो गया। और उसके बाद टू डिटरमाइन कंपोजिशन ऑफ मेडिसिनल प्रिपरेशन, मतलब आप क्या नाम है कोई भी दवा बना रहे होते हो तो उसके अंदर कौन सा केमिकल कितना परसेंटेज में रहेगा, ये भी पता करने के लिए आप कैसे यूज किसका इस्तेमाल करो, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अच्छा, एनालिटी, अब ये दूसरा कौन सा बोल रहा है, फॉरेंसिक साइंस, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री में भी इसका बहुत इस्तेमाल होता है, समझ आ रहा है? अच्छा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज अ होल, तो ये सब इंपॉर्टेंस आपको याद करना पड़ेगा, थियोरेटिकल आंसर है, ठीक है। इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री किधर गया, हाँ, इंडस्ट्रियल प्रोसेस एज अ होल, द प्रोडक्शन ऑफ न्यू काइंड ऑफ मटेरियल आर क्लोजली एसोसिएटेड विद एनालिटिकल केमिस्ट्री। मतलब आप कोई नया प्रोडक्ट बनाओगे, नया प्रोडक्ट बना आपका, समझ आ रहा है? केमिस्ट्री के अंदर आपने कोई नया केमिकल फॉर्मूला बना दिया, बराबर है, तो आपकी तो चांदी हो गई। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि आपने नया फॉर्मूला बनाया कि पुराना किसी का बना हुआ है? नया केमिकल फॉर्मूला, उसका कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। जैसे मान लो आप पहले वो शख्स थे जिसने गुल्लू बनाया, ठीक है, तो इसका जो कंपोजिशन है ये आप फाइंड आउट कैसे करोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। नहीं आ रही बात समझ में? न्यू काइंड ऑफ मटेरियल अगर आप बनाते हो तो उसका कंपोजिशन के लिए आपको क्या किधर आना पड़ेगा भाई, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, तो समझ आ रहा है? तो कोई भी इंडस्ट्री में नया प्रोडक्ट जब बनता है तो उसमें उसका कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री से। अच्छा, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल होते हैं, पुराने मेथड्स भी इस्तेमाल होते हैं हमारे क्लासिकल मेथड्स, ठीक है, और वेट केमिकल मेथड्स जिसमें केमिकल रिएक्शन भी करवाया जाता है, एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स। कौन से मॉडर्न, जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करके उस रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। हाँ ठीक है ना, वो तो समझ में आ जाता है तुमको, इंस्ट्रूमेंटल, ठीक है। तो इसके अंदर हम सारे मेथड इस्तेमाल करते हैं, क्लासिकल भी, वेट केमिकल मेथड भी इस्तेमाल करते हैं, और मॉडर्न इंस्ट्रूमेंटल मेथड भी, मतलब इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके भी करते हैं। अच्छा, ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस अगर मेनली देखोगे तो कहाँ कहाँ इसकी इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है, फॉरेंसिक इस्तेमाल होता है, एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होता है। मेनली ये वर्ड याद रहेगा, क्या क्या बोला हमने? हाँ, मेडिसिनल बोल सकते हैं, मेडिसिन में भी इसका इस्तेमाल होता है, तो इंडस्ट्री में आ जाता है एक्चुअल में कवर। इधर आ जाओ। जब भी आपको एनालिसिस करना होता है, हाँ, फॉर एग्जाम्पल ये इसको किसी ने जहर खिला के, हाँ, अब फॉर एग्जाम्पल सुनो बात को, हमको मालूम पड़ गया कि किसी ने तो इसकी हत्या करी है, बराबर है, ठीक है, उसके बाद कौन आएगा, सीआईडी, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, फिर ए सुनो, वो किसको बुलाएगा, दया को, ने दया दरवाजा तोड़ने के लिए आता है, हाँ, डॉक्टर शाहरुख खान, शाहरुखी नाम है ना उसका, क्या नाम है, शाहरुखे, 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 ओके। तो डॉक्टर शाहरुखे आएंगे, वो साथ में अपनी असिस्टेंट रहती है ना, वो घुंघरू बाल वाली, अबे अभिजीत नहीं, वो पता नहीं नाम नहीं मेरे को, ए सुनो, वो आएगी, इसका ब्लड सैंपल चेक करेगी, बराबर है, एनालिटिकल केमिस्ट्री लगाएगी। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या उसको अगर चेक करने बोले, ए सुनो,
क्या ये पूरा इसको पूरा सैंपल को उठा के लेके जाएगी, पूरे इसको उठा के लेके जाएगी क्या, पूरे बॉडी को? उसका एक स्मॉल सैंपल लेके जाएगी ब्लड का, और जिससे उसको पता चल जाएगा, है ना। तो एनालिसिस जो करते हैं हम लोग, वो स्मॉल क्वांटिटी लेते हैं सैंपल का, समझ आ रहा है? अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, सेमी माइक्रो एनालिसिस। क्या बोलेंगे? माइक्रो एनालिसिस होता है, क्योंकि आप थोड़ा ही अमाउंट लेते हैं, उसमें पता चल जाता है पूरे बॉडी में जितना परसेंटेज होगा वो स्मॉल में भी वही रहने वाला है, समझ आ रहा है? तो हम लोग देखो क्या, एनालिसिस इज कैरिड आउट ऑन अ स्मॉल सैंपल। क्या बोला हुआ है? स्मॉल सैंपल ऑफ द मटेरियल टू बी टेस्टेड एंड नॉट ऑन द इंटायर बल्क। यानी पूरे बल्क का चेक नहीं करूंगा, मतलब पूरा खून निकाल के इसका नहीं चेक किया जाएगा। बोलेंगे क्या क्या फर्क पड़ता है, ये तो वैसे भी लटक गई, पूरा खून निकाल लो। मतलब कुछ नहीं है, पूरे खून में जितना जहर परसेंट में होगा वो छोटे वाले में भी उतना ही होगा। अंडरस्टूड? तो व्हेन द अमाउंट, याद रखिए सेमी माइक्रो एनालिसिस क्या होता है, यहां से टिक मार्क कर लेना। व्हेन द अमाउंट ऑफ सॉलिड और लिक्विड सैंपल इन इज अ फ्यू ग्राम, कितना हो? फ्यू ग्राम हो, द एनालिसिस इज कॉल्ड सेमी माइक्रो एनालिसिस। ये डेफिनेशन आ सकता है आपको। तो यहां से इस पेज से आपको क्या क्या आंसर प्रिपेयर करना है, सबसे पहले एनालिटिकल केमिस्ट्री का डेफिनेशन, जो कि बॉक्स में दिया हूं मैंने, वो वाला याद करना। इंट्रोडक्शन में से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें समझाया गया है कि क्वालिटेटिव मतलब क्या, क्वांटिटेटिव मतलब क्या। अच्छा, इंपॉर्टेंस में आप पॉइंट बना सकते हो, इंपॉर्टेंस अलग से आंसर आ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में यहां पर सेमी माइक्रो एनालिसिस क्या होता है ये पता होना चाहिए। क्या बोला हमने, बताओ? जब आपका सैंपल क्या हो, जो भी सॉलिड या लिक्विड कोई भी हो, वो जब किस में हो, स्मॉल अमाउंट में हो, यानी फ्यू ग्राम्स में हो, एनालिसिस को क्या कहेंगे? सेमी माइक्रो एनालिसिस। समझ गए? अच्छा, ये सेमी माइक्रो एनालिसिस दो टाइप का होता है, क्वालिटेटिव और, अच्छा आपको मालूम है क्वालिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या? जल्दी से बताओ। प्रेजेंस या एब्सेंस बात करते हैं, सही है? ओके। क्वांटिटेटिव में बात करेंगे कितना उसका प्रपोर्शन है, कितना कंपोजिशन उसका, कितना कितना परसेंट में प्रेजेंट है। बहुत आसान है। इट इज ऑफ टू टाइप, क्वालिटेटिव एंड क्लासिकल। क्वालिटेटिव एनालिसिस मेथड इंक्लूड, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, क्वालिटेटिव में क्या क्या चीज है जो क्लासिकल क्वालिटेटिव बोला जाता है। इसमें सेपरेशन भी आया, सच एज प्रेसिपिटेशन। देखो आपको याद है एक रिएक्शन आप लोग ने किया होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, AgCl जो है वो पीपीटी बन जाता है और नीचे सेटल हो जाता है। तो आप उसका, सुनो बात को, मुझे मान लो इसमें AgCl या क्या नाम है, सिल्वर प्रेजेंट है या नहीं, क्या प्रेजेंट है कि नहीं, सिल्वर। तो मैं क्या करूंगा, उसका रिएक्शन करवाऊंगा, ठीक है। आपका रिएक्शन क्या हुआ करता था, NaCl और आपको याद है सिल्वर नाइट्रेट, है ना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, ये इधर इससे कन्वर्ट हो गया, ये वाला इससे मिल गया, और AgCl का आपका क्या होता है, पीपीटी बन जाता है, क्या बन जाता है, और ये नीचे सेटल हो जाता है। समझ आ रहा है? तो हमने क्या कराया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कराया। अगर ये AgCl बन गया, मतलब मान लो सॉल्यूशन के अंदर Ag प्रेजेंट होगा, तभी तो ये Na के साथ मिलेगा, सॉरी Cl के साथ मिलेगा। आ रही बात समझ में? तो प्रेजेंस पता चल जाएगा अगर वो नीचे सेटल डाउन हुआ तो, अगर नहीं हुआ तो पीपीटी बना तो प्रेजेंट है, नहीं बना तो नहीं प्रेजेंट है। समझ गए? ओके। उसके बाद एक्सट्रैक्शन, ठीक है, मतलब उसमें से निकालने का प्रोसेस, को एक्सट्रैक्ट करने का, ये भी किस में आ रहा है, क्वालिटेटिव में आ रहा है। प्रेसिपिटेशन, देखो सेपरेशन में ये सब आ रहे हैं, पीपीटी, एक्सट्रैक्ट करना, ठीक है, या डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, प्योर, आप उसको क्या करोगे, हीट करोगे। मान लो मैंने आपको क्या कर दिया बच्चों, ये सुनो, मान लो पानी की कमी हो गई हमारे पास, मतलब साफ पानी नहीं है हमारे पास, हाँ, ये तो समुद्र का पानी है, क्या है, समुद्र का पानी, ये तो गटर का पानी है, हाँ, आपके पास साफ पानी पीने लायक कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन सिलेंडर विलेंडर सब है अपने पास, हाँ, पीने का पानी नहीं है, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही है। क्या करेंगे हम लोग, डिस्टिलेशन प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, समुद्र का पानी लेकर आएंगे, उसको हीट करेंगे, तो आपको पता है 100 डिग्री पर जो है समय वो भाप बनेगा। या मान लो इम्प्योर वाटर आपके पास, वैसे बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है NaCl ये सब डालने पर, लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आलूदा पानी है, गंदा पानी है, ठीक है,
उसको आपने हीट करना है, वो 100 डिग्री पर हीट होगा, वाटर वेपर बनेगा, उसको पाइप से ऐसे ले जाना है। समझ आ रहा है? ये सब आपने देखा होगा इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद उस जो भाप बन के उड़ा ना, उसको ठंडा करने का। ठंडा कैसे करेंगे? ऊपर गीला कपड़ा लगा देने का। अब बोले सर गीला कपड़ा कोई भी गंदे पानी का करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं, ठीक है। फिर जैसे ही वो कंडेंस होगा, यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐसे गिरेगा और नीचे जमा हो जाएगा। तो ये जो वाटर अपने को मिलेगा वो कौन सा वाटर मिलेगा? प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर। क्या बोला जाएगा उसको? इसको डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलती है। तो समझ आ रहा है? आप क्या डिस्टिलेशन में करते क्या हो? आप जो आपको सब्सटेंस उसके अंदर चाहिए, उसके बॉइलिंग पॉइंट तक उसको हीट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करोगे, बॉइलिंग पॉइंट पे वो भाप बनेगा, उसको कंडेंस करने का, वापस से लिक्विड बन जाएगा, तो डिस्टिल्ड मिल जाएगा। ये पानी वाला समझ आ गया? तो इसमें भी हमने क्या किया, वो गंदे पानी में से प्योर वाटर को सेपरेट कर दिया। तो सेपरेशन इसमें तो आया डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन किधर आया? अच्छा, आइडेंटिफिकेशन भी आ जाता अभी। एक तो सेपरेशन में ये सब चीज आ गई। सेपरेशन में क्या क्या आ गया? प्रेसिपिटेशन, एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन। अच्छा, इसके अलावा आइडेंटिफिकेशन भी क्वालिटेटिव एनालिसिस में आता है। प्रेजेंस और एब्सेंस याद करो। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन में बी बेस्ड ऑन, आप उसका प्रेजेंस पता कैसे करोगे? कलर से पता चलेगा आपको, उसकी स्मेल से पता चलेगा, उसके एमपी बीपी से पता चलेगा। समझ आ रहा है? रिएक्शन वो कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके बेसिस पे पता चलेगा। ठीक है, तो आप आइडेंटिफिकेशन किस बेसिस पे करते हो? या तो कलर, ऑर्डर, एमपी बीपी, ठीक है, और रिएक्टिविटी के बेस पर। अच्छा, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या है? ये वाला आप लैब में करने वाले हो, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। ओके, तो क्लासिकल क्वांटिटेटिव मेथड कंसिस्ट ऑफ कौन सा? वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। तो आप बेसिकली वॉल्यूमेट्रिक में क्या करते हो? डिफरेंट दो तरीके के आपके केमिकल होंगे, उनको आप मिलाते जाओगे ड्रॉप बाय ड्रॉप। क्या करते जाओगे? फिर एक पॉइंट आएगा जिसमें वो पूरे एक दूसरे को मिल चुके होंगे, मतलब पूरा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा यहाँ पर HCl लिया हुआ है, समझ आ रहा है, और उसके अंदर जो है ना आप क्या नाम है, पोटाशियम पर मैग्नेट गिरा रहे हो, कमिनोफोर, KMnO4, सुना है? ठीक है, तो जैसे ही आप गिराओगे थोड़ा सा पिंक कलर आपको दिखाई देगा, उसके बाद वो वैनिश हो जाएगा। क्यों वैनिश हो गया? क्योंकि वो इसके साथ रिएक्ट कर गया। फिर आप एक ड्रॉप गिराओगे, पिंक कलर थोड़ा सा दिखाई देगा और उसके बाद गायब हो जाएगा। ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप करते जाना, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर जैसे ही आपने ड्रॉप गिराया, वो अब उसका पिंक कलर फेड नहीं होगा, वो लाइट, हाँ, फेड नहीं होगा। समझ आ रहा है? ठीक है, वो फेड नहीं होगा, बराबर, ठीक है। तो आपको वो लाइट पिंक कलर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि अब नीचे कोई केमिकल बचा ही नहीं है उसके साथ रिएक्ट करने के लिए, यानी रिएक्शन क्या हो चुका है? कंप्लीट हो गया है। क्या हो गया है? वो कौन से इसमें आता है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में। तो ये तो आप लैब में करते हो, तो आप सीख जाओगे। समझ आ रहा है? और उसी तरीके से ग्रेविमेट्रिक, ये वाला नहीं करोगे आप, कौन सा करोगे? वॉल्यूमेट्रिक वाला लैब में करोगे। तो वो मैंने थोड़ा सा हिंट आपको बता दिया। ये सब किसके अंदर आता है? ग्रेविटी बेस्ड रहेगा। जैसे पीपीटी में, पीपीटी बन गया और सुनो, और पीपीटी क्या हो गया? नीचे सेटल डाउन। क्यों नीचे सेटल डाउन? हो, भारी हो गया ना, सॉलिड, ग्रेविटी की वजह से किधर आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये इसको टिक मार्क कर लेना, ये वाला आंसर आपको आ सकता है। हाँ, व्हाट इज सेमी माइक्रो एनालिसिस, ठीक है, एक्सप्लेन। हाँ, तो एक्सप्लेन में उसके दोनों टाइप बताने का, क्वालिटेटिव और क्वालिटेटिव में सेपरेशन भी आ गया और आइडेंटिफिकेशन भी आ गया। सेपरेशन में क्या क्या आ गया? प्रेसिपिटेशन आ गया, एक्सट्रैक्शन आ गया, डिस्टिलेशन आ गया। आइडेंटिफिकेशन कैसे करोगे आप? ऑन द बेसिस ऑफ कलर, ऑर्डर यानी स्मेल, ठीक है। उसके बाद एमपीबीपी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और उसके बाद रिएक्टिविटी के बेस पर आप इसको करोगे। समझ आ रहा है? क्वांटिटेटिव में क्या? दो एग्जांपल आप याद रखो। क्वांटिटेटिव में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और कौन सा? ग्रेविमेट्रिक, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक कंप्लीट रिएक्शन बेस्ड होता है, मतलब रिएक्शन कंप्लीट हो गया तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस हो गया, मतलब आप दो वॉल्यूम ऑफ केमिकल को मिला रहे हो और एक पॉइंट पर क्या हो जाएगा? वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें ना वॉल्यूम मेजर करते हो आप। क्या मेजर करते हो? वॉल्यूम। इसलिए इसको कह रहे हैं वॉल्यूमेट्रिक। इसलिए क्या बोलेंगे? वॉल्यूमेट्रिक।
ठीक है। अच्छा ये वाला हम लोग अभी थोड़ी देर में करते हैं, रुको। इनऑर्गेनिक थोड़ा सा भी कैसा है कि इधर आ जाते हैं, केमिकल मेथड्स ऑफ क्वांटिटेटिव एनालिसिस, टाइट्रेशन, वेइंग, ब्यूरेट। ओके, अब इधर थोड़ा सा आ जाते हैं, ये दो टॉपिक अपन बाद में करते हैं, ठीक है, क्योंकि एकदम थियरी थियरी करेंगे तो वो भी बोर होने लगेगा। अब यहां पर आ जाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं, फिर थियरी पे जाएंगे, दोनों चीजें होते रहे। इधर सुनो, पिछले पेज पे आप क्या क्या आंसर प्रिपेयर करोगे। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंपॉर्टेंस ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री, इसका एक बड़ा आंसर बनेगा आपका। और उसके बाद सेमी माइक्रो एनालिसिस, इतना ही पढ़ना है वहां से, और उसके बाद का पैराग्राफ बताऊंगा तब उसके बाद। चलो नेक्स्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले आएगा बच्चों, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन सबसे पहले बात करेंगे हम लोग, क्या बात करेंगे, साइंटिफिक नोटे। मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन, फिर उसके बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन को इतना डिटेल में नहीं दिया गया है यहां पर, लेकिन हम लोग बात करेंगे। सुनो, कोई एक केमिस्ट अगर है ना, उसको बड़े से बड़ा नंबर कितना से डील करना पड़ता है पता है, इतने बड़े बड़े नंबर से डील करना पड़ता है। समझ आ रहा है, अगर आपके पास सिर्फ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, कितना, 2 ग्राम हाइड्रोजन मतलब 1 मोल है, कितना है, 1 मोल हाइड्रोजन का मास कितना होता है, मोलार मास पता है, मैं लिखता हूं आपके सामने, चैप्टर नंबर 1 में हमने किया हुआ है। अगर मैं आपको बोलूं कि H2 आपके पास है, H2 और 1 मोल है आपके पास, समझ आ रहा है, तो कितना ग्राम है, ग्राम कितना है, क्या 4.5 कहां से, H2O नहीं बोल रहा हूं मैं, समझ आ रहा है, W इज इक्वल टू mn होता है कि नहीं, मोलार मास इसका कितना होगा, 2, 1 का 1 और 2 हाइड्रोजन का 2, नंबर ऑफ मोल बोल दिया 1 मोल है, तो कितना आ गया 2 ग्राम पर, 1 मोल में 2 ग्राम होगा, सही है। अच्छा सुनिए, अगर आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, मतलब और हाइड्रोजन H2 फॉर्म में रहेगा, तो मैं अगर आपसे पूछूं कितना मोल, तो 1 मोल होगा, 1 मोल मतलब कितना नंबर होता है, 6.022 10⁻², ऐसे पढ़ रखा है आपने 1 मोल का नंबर। अच्छा 10 का पावर 23 अगर इसको दे दूं पूरा, तो ये पूरा बड़ा नंबर आएगा ना, इधर पे पॉइंट यहां पर है फॉर एग्जांपल, है ना, अगर मैं इसको यहां ले लूं, इधर ले लूं, ठीक है, 3 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 या 21 हो गया, 21 और 2 पीछे लेंगे तो 23.23 पीछे लिया, पी पॉजिटिव, 10⁻23 हो गया, 6.02 10⁻23, समझे, नहीं समझे, पॉइंट शिफ्टिंग नहीं आता है, पॉइंट अगर मैंने 23 पीछे लिया, पीछे कभी 10⁻+ और 23। अच्छा अब इतना बड़े नंबर से डील करना होता है, आप हर बार इतना बड़ा नंबर लिखेंगे क्या, नहीं ना, तो उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, समझ आ, अच्छा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नहीं बोलेंगे वहां पर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में रेंज होता था हमारा, हाँ 5, एक 0.5 होता था उसके बराबर या उससे बड़ा, और 5 से कम, समझ आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन में, साइंटिफिक नोटेशन में 1 to 10 होता है, 1 to 1 के बराबर और ग्रेटर, और 10 से लेस होना चाहिए, समझ गए, नीचे आपको दिख जाएगा, देखो इधर पे क्या मतलब है, समझ में आ रहा है इसका, याद रखिए साइंटिफिक नोटेशन में आपका नंबर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है, और 10 से छोटा होगा, बराबर नहीं होगा, कहानी समझ आ गई। अच्छा कोई भी नंबर को ऐसे ही करना है, और बड़े से बड़ा नंबर इतना डील करता है केमिस्ट, तो इतना बड़ा नंबर हर बार लिखने की जरूरत, उसको कैसे लिखा जाएगा, साइंटिफिक नोटेशन, या इसको ऐसे ही बोलते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म, क्या बोलते हैं, तो 10 के पावर में लिखना बोले तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना, ए वापस से सुनो, 10 के पावर में लिखना है यानी एक्सपोनेंट फॉर्म, तो आपको क्वेश्चन में ऐसे नंबर देके बोलेगा राइट इन एक्सपोनेंट फॉर्म,
समझ आ रहा है? तो मतलब 10 के पावर में लिखना है। कैसे लिखना है? अच्छा, और छोटे से छोटा नंबर कितना डील करना पड़ता है पता है? ए 1 AMU कितना होता है? 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट या 1 यूनिफाइड नंबर बताएंगे सभी बच्चे। 1.66056 10 रेस टू 24 ग्राम। सही है? बस ना अभी 1.66056 10 रेस टू -24 होता है, 1.66 लिखा हुआ है। तो ये छोटा नंबर है क्या बड़ा नंबर है? छोटा है। मतलब छोटे से छोटा नंबर इसको साइंटिस्ट या केमिस्ट को कितने से डील करना पड़ता है? इतने से। अब अगर इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। तो क्या ये वाला लिखना आसान है या ये वाला लिखना आसान है? ये वाला। तो ये साइंटिफिक नोटेशन है। समझ आ रहा है? इसको अगर पूरा ओपन करके 10 का पावर हटा के लिखेंगे तो कितना होगा? 0.0166। ओके, आप देख लो इधर पे, अगर मैं पॉइंट को अगर यहां शिफ्ट कर दूंगा, आगे आगे करे तो माइनस, आगे का है क्या? सच, आगे किया तो माइनस, पीछे किया तो प्लस होता है, आगे किया तो माइनस होगा ना। कितना आगे करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना आया? आगे किया तो माइनस किया। दिस इज साइंटिफिक नोटिस। अच्छा, आपने इसको 16 पॉइंट क्यों नहीं बनाया? 1.6 से क्यों बनाया? साइंटिफिक नोटेशन में एन इतना होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट। 0.5 to 5 का रेंज है वहां पर। ए 1 to 10, 1 के बराबर उससे बड़ा हो सकता है, 10 से छोटा होना चाहिए। अंडरस्टूड? ए समझ आया? ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप इसको हाईलाइट करो, ये चीज पता होना चाहिए अपने को। समझ आ रहा है? क्वेश्चन कैसे बनेंगे अब वो इंपॉर्टेंट है। आ जाओ उसको करते हैं। ए बच्चों, अगर ये नंबर आपको दे दिया जाए 123.546, है ना, पॉइंट इधर है, अगर मैं बोलूं उसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखोगे? कितना पीछे करूं? क्यों दो पीछे करूं? क्योंकि अगर दो पीछे करूं 1.2 होगा, वो हमारे रेंज में आएगा। समझ रहे हैं? तो 1.23 करें, 10 का पावर कितना आ गया? 2, तो +2 है, अपने प्लस लिखा नहीं है। ठीक है, ओके। अभी फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है, इसको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड में करना है, तो क्या बनाऊंगा मैं इसको? 1.5 बनाऊंगा, तो पॉइंट कितना आगे लिया जाएगा? 4 आगे लेंगे तो माइनस 1.4 10⁻⁻⁴। ये ऑलरेडी मैंने पॉइंट शिफ्टिंग तुमको ऑलरेडी समझा चुका हूं। यहां पर जो है ना वही साइंटिफिक नोटेशन है, बस आपको रेंज इसके अंदर ध्यान रखना। अच्छा, अभी ये जो दो एग्जांपल देख रहे हो, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन का है। किसका है? नहीं, लॉग नहीं है, डायरेक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। देखो इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे दो ऐसे बड़े छोटे नंबर को क्या करना है? ऐड करना, ठीक है, या सब्ट्रैक्ट करना है, सबसे पहले उनका एक्सपोनेंट सेम होना चाहिए। मतलब 10 का पावर सेम होना चाहिए। अगर आप 10 का पावर सेम बनाए बगैर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं अगर आप बच्चों ऐसे बोलूं, सुनो, 2 इंटू 10⁻²² है, और इसको प्लस करो 1 इंटू 10⁻1 से, तो क्या आप डायरेक्ट ऐड कर सकते हो उसको? डायरेक्ट 2 और 1 को ऐड कर सकते हो, 3 हो जाएगा क्या? सबसे पहले आपको 10 का पावर सेम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अच्छा, आप चाहें तो इसको छोटा कर दो या इसको बड़ा कर दो। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करूंगा तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻1, तो एक 10 निकाल लूंगा। ओके, तो आप इसको लिख सकते हो, बेसिकली मैं देखो ऐसे पॉइंट शिफ्टिंग से भी बता सकता हूं आपको। इधर पे पॉइंट यहां है ना, इधर है,
इसके बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या है, अगर आप पॉइंट एक आगे बढ़ाते हो तो ये 20 हो जाएगा, 10 का पावर -1 और +2। आया समझ में? 10 का पावर दोनों 1 हो गया। अब 10 के पावर को कॉमन ले लो, 20 + 1 21, तो आंसर क्या हुआ? 21 इंटू 10⁻1। और पहले आप कैसे कर रहे थे? 10 का पावर अगर आप सेम नहीं बनाओगे तो 2 और 1 ऐड होके 3 हो जाएगा, तो गलत आ जाएगा आंसर ना। वो भी कर सकते हैं, मैंने बोला ना, दोनों, किसी को भी आप 10 का पावर सेम बना दो बस। अगर इसको पॉइंट एक पीछे लूंगा, 10⁻2 क्या हो जाएगा? 2, 10⁻2 कॉमन जाएगा, 2 + 0.1 2.1 और 10⁻2 हो जाएगा, वो भी वही होगा। लेकिन डायरेक्टली 2 और 1 ऐड, अगर 10 का पावर सेम। कहानी समझ आ गई? रूल समझ आ गया? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं बच्चों। टू 2.1 2.2, ओके मैं इसको जो है ना एज अ क्वेश्चन ले रहा हूं। हाँ, इन्होंने बोला है कि एक्सपोनेंट मस्ट बी सेम। आपको क्वेश्चन कैसे बोल देगा? ये क्वेश्चन कैसे बोलेगा? देखो ये 2.1 का, ये दो नंबर दे देगा आपको, ये इसको ऐड करना है। क्या करें बताओ? क्या करें? इसको ऐड करना है तो क्या करें? इसको ऐड करना है तो 10 का पावर सेम। छोटे को बड़ा बना सकते हो या बड़े को? ओके, लेकिन बराबर करना है। क्या करूं बताओ? 4 को 3 के 3 को 4। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये पॉइंट एक पूरा स्टेप लिख रहा हूं, रुको। एक आगे किया तो -1, 10⁻4 और ये 6.95। ठीक है, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो डायरेक्ट डायरेक्ट करना। ये 10 का पावर बोलो, आप 10 का पावर कॉमन आ जाएगा कि नहीं? 55.5। इसको ऐड करने पता है ना? इसके बाद कुछ नहीं, मतलब जीरो ले लो। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2, 5 और 0 9 5 14 बराबर है। और उसके बाद 7 7 और 5 12 6, और राइट साइड से अपना 2 के बाद पॉइंट है, सो 62.45 10⁻3। दिस इज योर आंसर बच्चों। समझे सवाल? इजी है ना? एक और खुद से करोगे? अच्छा, आप बोलेंगे सर इधर 10⁻4 में निकाला हुआ है। अच्छा, एक और बात सुन लो, एक और बात सुन लो। हम लोग को ना इसमें लास्ट में ना, क्योंकि एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होता है बताओ? ये नंबर कितना होना चाहिए, है ना? तो अगर आप ऐसे करके सॉल्व कर रहे हो तो पॉइंट एक पीछे कर लेना लास्ट में, तो एक ही चीज पकड़ के रखा हुआ है। पेज है कभी ऐसे, एक और स्टूडेंट था मेरा, मौलाना अबरार, वो जब भी ये चीज हो जाए एकदम खुश हो जाए। समझ आ रहा है? पेज है कभी पॉजिटिव, वो जहां पर भी आएगा ऐसे ये समझ आ गया क्या? ओके, अच्छा एक और काम, अगर ये स्टेप नहीं करना है आपको तो पहले से ही, जैसे ये देखो, ये किसमें आपका रेंज में है ना? नहीं चलेगा, कोई बात नहीं, चलो करो, इतना दिमाग मत लगाओ फालतू का, कर लो जैसा सिखाया। नेक्स्ट, बस लास्ट में चेंज कर देना। ये अगला सवाल सब्ट्रैक्शन का है। ये वाला कर सकते हो?
इसको सब्ट्रैक्ट करना है, चलो सॉल्व करो। ए सॉल्व करो उसको। सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी आपको क्या करना है, 10 का पावर सेम बनाना है। क्या करोगे आप, ये -2 को -3 कैसे बनाओगे बताओ? आगे लें पीछे लें, पॉइंट एक आगे लिया, 35 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। कॉमन निकाल के सॉल्व करो, चलो डू इट फास्ट, जल्दी से, जल्दी करेंगे। चलो डन। इसके बाद एक करवा के दो, ये करके दो, क्या हो गया, समझ में आ गया? हाँ सुनो, जिनको मैंने पॉइंट शिफ्टिंग करवाया हो तो उनको तो यूं समझ में आ जाएगा, जिनको पॉइंट शिफ्टिंग नहीं आता है तो इसमें सीख लो अच्छे से। पॉइंट अगर मैं पीछे लेता हूं, इधर देखो हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, तो अगर इधर लूंगा तो ये पीछे कहलाएगा और उधर लूंगा तो आगे कहलाएगा, तो पीछे का P प्लस, ऐसे याद रखने का। समझ आ रहा है? पॉजिटिव बोल सकते हो। अच्छा अभी और आगे रहेंगे तो माइनस रहेगा, आगे का ये माइनस नहीं है, आगे का समझ जाओ ना। अभी हर जगह लॉजिक फिट बैठ जाता है क्या? नहीं ना। ए सुनो, पॉइंट को अगर मैं एक आगे कर दूं, क्या कर दूं, एक माइनस होगा, आगे किया तो 10 का पावर -1 और -2। कौन था ये? अदनान, ए कंट्रोल में रहे जरा, ये तो कहां कहां से आवाज निकलेंगे तेरे को भी नहीं पता चलेगा। ए सुनो, 10 का पावर कॉमन, ये माइनस करते वक्त डेसिमल वाले नंबर माइनस या प्लस करते वक्त पॉइंट के नीचे पॉइंट होना जरूरी है। कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कहीं से भी कुछ भी ऐड मत कर दो। ये 35 मतलब 35.00 या 0 ले लेता हूं अभी फिलहाल, 5.8 तो ये 5.8 ऐसे होगा। आप 8 और 5 को ऐड मत कर देना ऐसे, कुछ रूल्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग आंसर आएगा। 0 8 कितना हो जाएगा, 8 5 5 10, सॉरी माइनस करना है ना, माइनस करना, सॉरी ये बिकारी से 8 जाएगा ना, 10 -8, 4 -5 नहीं होता है, 14 -5 और ये 2, 29 पॉइंट। लेकिन क्या ये साइंटिफिक नोटेशन में है, आप इसको एक पीछे करो, पीछे करूंगा तो प्लस, डायरेक्ट -2 समझ आ गया? इधर ध्यान दो, मोबाइल में लगे हो ना, फिर क्या है अंदर, पॉइंट पीछे लिया, +1 -3 -2 बचेगा। अगर तुम लोग को प्लस माइनस में लोचा है ना, तो ऊपर वाले भला करे तुम्हारा। हाँ +1 -3 -2 होता है, अगर ये नहीं समझ आ रहा है तो घर जाके ना थोड़ा ऊपर वाले से दुआ मांगो कि तुम्हारा भला करे। चलो आई होप ये समझ आ गया।
ये मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये देखो आपको ये दो नंबर मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। सुनो, पावर सेम बनाने की जरूरत नहीं है रे भाई। ये वाला नंबर डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो बेस सेम है, पावर ऐड होगा। समझ आ रहा है? बेस सेम रहेगा तो ही करना है ऐसे। अभी 10 का पावर है तो रहेगा ही ना। समझ आ रहा है? एक्सपोनेंट में 10 का पावर में लिखा जाए तो बेस तो सेम ही रहने वाला है। तो आप 10 का पावर डायरेक्टली 5 और 8 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, 13 हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, ये नंबर आ जाएगा दोनों मल्टीप्लाई करके। फिर ये मेरा रेंज में है, साइंटिफिक नोटेशन के इसमें शिफ्ट करेंगे, पीछे किया तो +1 और 13 14 हो गया। समझ गए? ओके, ये चेक कर लेंगे। ये इधर कितना है, -2, उधर कितना है, -8 हो जाएगा कि नहीं बताओ? बोला ना, अगर प्लस माइनस नहीं आता है ना तो ऊपर वाला भला करे तुम्हारा। तो -2 और -6। अच्छा, उस्मान सर का एक वीडियो है, अगर किसी को नहीं आता तो बोलो मैं शेयर करता हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन पे। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहता है, ये नहीं होना चाहिए। और बाकी अगेन ये नंबर आ गया, क्या ये रेंज में? पॉइंट पीछे गए तो +1 -8, +1 -8 -7, कहानी खत्म। समझ गए? एडिशन सब्ट्रैक्शन का पूरा कर चुके, मल्टीप्लिकेशन भी कर चुके, रीड करने की जरूरत नहीं है। ये प्रिसीजन और एक्यूरेसी, फिजिक्स में हमारा ये टॉपिक कवर हो चुका है। प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होती है? बराबर, मतलब रिप्रोड्यूसिबल होती है। वैल्यूज क्या हो, रिप्रोड्यूसिबल, मतलब जितने बार मेजर करोगे उतने बार सेम आएगी। इसको बोलते हैं प्रिसाइज है। इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू हमारी एक्यूरेट किसको बोलेंगे? किसके आसपास? एक्चुअल वैल्यू के अगर करीब आता है। ये पूरा टॉपिक ना आप फिजिक्स से करना। समझ आ रहा है? फिजिक्स में आपको मैंने एक्यूरेसी और प्रिसीजन का डेफिनेशन कराया है, वहां से कर लेना, ये करने की जरूरत है। ये एरर देखो, रिलेटिव डेविएशन मतलब रिलेटिव एरर। समझ आ रहा है? इधर देखो, सब रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर, ये पूरा टॉपिक फिजिक्स से लगाना है, इधर पढ़ना मत, नहीं तो कंफ्यूज आ जाओगे। वहां पर एरर बोलता है और यहां पर डेविएशन बोलता है। डेविएशन मतलब कितना डेविएट हो रहा है अपनी वैल्यू से, कितना कितना गलत आ रहा है, कितना कम या कितना ज्यादा आ रहा है, तो वही एरर हो जाता है ना। तो डेविएशन का मतलब एरर ही है यहां पर। समझ गए? सेम कहानी, थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ोगे आप, लेकिन मत पढ़ो एक ही चीज पढ़ रखा है ना एरर वाला, डायरेक्ट इधर क्वेश्चन करने का। समझ गए? तो यहां तक टॉपिक कवर कर दिया मैंने। और सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या टॉपिक है? सिग्निफिकेंट फिगर, बोलो फिजिक्स में कवर नहीं हुआ है। सिग्निफिकेंट फिगर, रूल बताओ सिग्निफिकेंट फिगर के। सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होता। अच्छा, सिग्निफिकेंट का डेफिनेशन कौन बोलेगा? सिग्निफिकेंट फिगर का डेफिनेशन क्या है? कुछ अनसर्टन, सर्टन, कुछ याद आ रहा है? सर्टन वैल्यू कौन होती है? जो चेंज ना हो, है ना। अनसर्टन हमारे पास बहुत सारी होती है, जिसकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहेगी, उसमें से सिर्फ एक ही लेने का। तो सर्टन वैल्यू +1 अनसर्टन इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं शॉर्ट में, पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं है। सुनो, 10.1 आपने एक वैल्यू कैलकुलेट किया। फॉर एग्जांपल आप वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कर रहे हैं और आप वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं। 10.1 ml एक बार आया, और एक बार आया 10.2 आया, और एक बार आया 10.3 आया, 4 भी आ सकता है। अच्छा, अगर आप देखोगे तीनों में ये नंबर चेंज नहीं हो रहा है, ये सर्टन हो गया, और इसके बाद का डिजिट ना हमेशा और भी रहेगा ना, तो वो चेंज होता रहेगा। हम लोग ने सिर्फ
एक ही अनसर्टन लिया हुआ है, ये अनसर्टन है, क्या है ये? तो सर्टन प्लस वन अनसर्टन, सर्टन नंबर प्लस या सर्टन डिजिट प्लस वन अनसर्टन डिजिट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिग्निफिकेंट डिजिट और सिग्निफिकेंट फिगर। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? सर्टन नंबर, सर्टन डिजिट बोल सकते हो, प्लस वन अनसर्टन। अनसर्टन किसको बोलते हैं? जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, चेंज होती रहे। हाँ, समझ आ गया? सिंपल लफ्जों में यही है। अच्छा, इसके लेकिन निकालने के कुछ रूल्स हैं। सारे नॉन जीरो कहीं भी हो, पॉइंट के इधर उधर, नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ के बाकी नंबर। कौन है जीरो को छोड़ के? 1 से लेकर 9 तक, 1 to 9। बोले सर फिर 10 का क्या? इसी से मिलके बनता है ना वो, समझ आ रहा है? तो हम लोग को क्या बोला? नॉन जीरो नंबर 1 से लेकर 9 तक, ठीक है? तो सारे नॉन जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। अच्छा, जीरो अगर नॉन जीरो के बीच में आ गया, सिग्निफिकेंट होगा, ठीक है? जीरो अगर नॉन जीरो के पहले आ गया, नॉट सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो के पहले आ गया, पॉइंट कहीं भी हो, पॉइंट यहां रहे, इसके पहले आ गया ना, फॉर एग्जांपल ऐसे लिखूं मैं, ठीक है? ऐसे लिखूं या पॉइंट इधर लिख दूं, नॉन जीरो के पहले आ गया ना, ये वाले जीरो को काउंट, दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है? अच्छा, अगर सुनो बात को, इधर ध्यान देंगे। अगर ऐसा नंबर आ गया बच्चों, कौन बताएगा ये इसमें सिग्निफिकेंट कितने होंगे? जल्दी से बताओ। अच्छा, जीरो का रूल सुनो। अगर जीरो नॉन जीरो के बाद में और नॉन जीरो के भी बाद में, राइट में, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा। पॉइंट के बाद है और नॉन जीरो के बाद में है, दो अलग अलग चीज बोला मैंने। क्या बोला मैंने? जीरो बोला। अच्छा, पॉइंट के बाद में बोलना है, पॉइंट के बाद में और नॉन जीरो के भी बाद में, तो ये सिग्निफिकेंट हो गया। क्या हो गया? अच्छा, ये भी हमारा कौन होता है? सिग्निफिकेंट। जीरो अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ गया, नॉन जीरो के बीच में आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। अब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये वाला जीरो भी मेरे लिए काउंट होगा ना, और ये वाला भी, उनके बीच में ये आ गया तब भी ये, ऐसा थोड़ी बीच का छोड़ के लास्ट वाला ले सकते हो। तो अगर कॉर्नर वाले सिग्निफिकेंट तो बीच में कोई भी आ रहा हो वो भी क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। मतलब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। सिगरेट आ जाए? आज नहीं पिया सुबह। तेरी चाय के साथ ही पीता है वो। सुनो, दो जीरो का रूल ना ऐसे याद करो आप, ये जीरो वाला बीच वाला जीरो, अगर दो सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है जीरो, तो वो जीरो सिग्निफिकेंट होगा। ये ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा हमारे लिए। नहीं आ रही बात समझ में? नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट होता ही है। ये जीरो वाला एक और केस मैंने बताया आपको कि ये वाला सिग्निफिकेंट है, बीच में एक जीरो आ रहा है, अब ये सिग्निफिकेंट होगा क्योंकि दोनों सिग्निफिकेंट के बीच में आ रहा है। समझ गए कहानी? मेन जीरो का रूल ही है। नंबर प्रैक्टिस कर लो बच्चों, आ जाओ इधर क्वेश्चन देखते हैं। रूल लाइन वाइज पढ़ने की जरूरत नहीं है, इधर आ जाओ। ये नंबर आपके सामने, बस इसको प्रैक्टिस करो, एग्जाम में यही पूछा जाएगा आपको। ए कितने डी है? 1 2 3, कितना है? 3 4। जीरो किधर आ रहा है? नॉन जीरो के बीच में काउंट करोगे? हाँ, तो ये तो है ही 1 2 3, ये तो है ही, और जीरो बीच में आ रहा है तो ये भी होगा, यानी 4 हो जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा? आंसर कैसे लिखोगे? एस एफ इज इक्वल टू 4, सिग्निफिकेंट फिगर इज इक्वल टू, इसका सिर्फ 2 ही आएगा। ये वाला जीरो किसके पहले आ रहा है? नहीं, पॉइंट नहीं देखते इसको, नॉन जीरो के पहले, नॉन जीरो के पहले आया उसको काउंट करना ही नहीं है, दो ही सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है? एग्जाम्पल प्रैक्टिस करो, रूल समझ आ जाएगा आपको। चारों नॉन जीरो है, एक ही रहेगा इधर पे। अच्छा, याद रखो 10 का पावर सिग्निफिकेंट नहीं होता है, 10 का पावर ये 2 होगा। क्यों? जीरो पॉइंट के भी राइट में, नॉन जीरो के भी राइट में, दो सिग्निफिकेंट फिगर। कितना? इधर बताओ,
पूरे होंगे ना। ये अगर ये वाला 0 देखोगे पॉइंट के राइट में, नॉन जीरो के भी राइट में, काउंट करेंगे, बीच में आ गया, बीच में आ गया, सबको ही काउंट करेंगे। कितना हो जाएगा 7। ये वाला बताओ, ये वाले 0 पॉइंट के राइट में, नॉन जीरो के भी, तो पूरा काउंट होने वाला है इधर भी। ये वाला 0 दो नॉन जीरो के बीच में काउंट होएगा। समझ गए? बस खत्म। हो गया, आधा चैप्टर खत्म।